हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज किरण प्रकाशिकी वाले चैप्टर में हम देखेंगे प्रकाशिक यंत्र संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सरल सूक्ष्मदर्शी और उसकी आवर्धन क्षमता हमने कैलकुलेट की थी। तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए काम आने वाले उपकरण को हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसमें वस्तु का आवर्धन 2 बार होता है। हमने देखा था सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु का आवर्धन 1 बार हो रहा था और उत्तल लेंस से हो रहा था, लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस काम में आते हैं और दोनों ही लेंस अलग अलग व्यास की नलियों में फिट रहते हैं और ये नलियां एक दूसरे के ऊपर आपस में फिसल सकती हैं। यानी कुछ इस तरह की संरचना आप कह सकते हैं कि जैसे एक लेंस तो यहां फिट हो गया एक नली में और एक दूसरा लेंस दूसरी नली में फिट हो गया। इस तरह से कुछ ये फिट रहते हैं और ये नलियां एक दूसरे के ऊपर आपस में खिसक सकती हैं। तो जो लेंस वस्तु की तरफ होता है उस लेंस को हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, और जो लेंस नेत्र की तरफ होता है, जहां से हम देखते हैं वस्तु को, जहां से हम देखते हैं उसे कहते हैं अभिनेत्र लेंस। तो इस तरह से ये दोनों लेंस एक दंड चक्र व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। जो अभिदृश्यक लेंस होता है उसकी फोकस दूरी कम होती है, f जो है इसके लिए कम होती है, लेकिन अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये जो नलियां, ये जो ट्यूब एक दूसरे के ऊपर खिसक सकती हैं, इसे हम कहते हैं दंड चक्र व्यवस्था। ये दंड चक्र व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ये होती है दंड चक्र व्यवस्था। तो हम इसका किरण आरेख देखते हैं, किस तरह से वस्तु मैग्नीफाई होती है, किस तरह से वस्तु का आवर्धन होता है। तो हम अति सूक्ष्म वस्तु जैसे जीवाणु आदियों का अध्ययन करने के लिए, हम उनकी संरचना का अध्ययन करने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी काम में लेते हैं। तो देखते हैं इसका हम किरण आरेख। तो बच्चों आप यहां देख सकते हैं, मैंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाया है। यह है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें हम 2 लेंस काम में लेते हैं। एक लेंस जो वस्तु की तरफ होता है, इसी लेंस को कहते हैं हम अभिदृश्यक लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इसीलिए इसका प्रकाशिक केंद्र हमने O लिया है और वस्तु को हमने इसके सामने रखा हुआ है। ये अति सूक्ष्म वस्तु है। और दूसरा लेंस होता है अभिनेत्र लेंस। इसे कहते हैं हम आई लेंस। तो इसमें हम देखते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। माना एक अति सूक्ष्म वस्तु AB उत्तल लेंस अभिदृश्यक लेंस के सामने रखी हुई है। दोनों लेंस उत्तल लेंस होते हैं। मैंने भी बताया था कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होती है और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। तो एक वस्तु AB को इस अभिदृश्यक लेंस के सामने रखा गया है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस बिंदु से पास होती है। तो ये लाइन, ये किरण ये पास हो रही है, ये वाली आप देख सकते हैं इसे। और जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है, वो बिल्कुल बिना विचलित हुए सीधी जा रही है। तो ये इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो इस वस्तु AB की अभिदृश्यक लेंस से इमेज बनती है A', B'। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, जो इमेज पहले वाले लेंस से बनती है वो दूसरे वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है। तो ये जो प्रतिबिंब बना A', B', ये अभिनेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु की तरह बिहेव करती है, व्यवहार करती है। और इस A', B' इमेज को हम इस तरह से बनाते हैं, इन दोनों लेंसों के बीच की स्थिति को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इस तरह से हम व्यवस्थित करते हैं कि ये जो A', B' प्रतिबिंब है, ये अभिनेत्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र और इसके फोकस के बीच में कहीं पर बन जाए। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ E और FE के बीच में कहीं बन रही है हमारी A', B' इमेज। तो यहां बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को एडजस्ट कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं।
अब हम जानते हैं अगर कोई वस्तु किसी लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में है। हमें पहले से ये पता है कि अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस के लिए प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु से पीछे बनता है, आभासी बनता है, और उस वस्तु के संदर्भ में सीधा बनता है। तो इस वस्तु के संदर्भ में ये आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन हुआ और दोबारा आवर्धित होकर हमारी फाइनल इमेज बन रही है ए डबल डैश बी डबल डैश, जिसे हम आसानी से नेत्र की सहायता से देख सकते हैं। जब हमने इस इमेज को, जब हमने इस वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा था तो हमारा एंगल बन रहा था अल्फा। ये हमने वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा था और बिना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के हम इस वस्तु AB को देख रहे थे। तो जब हम इसे बिना सूक्ष्मदर्शी के देख रहे थे तो ये वस्तु हमें बहुत ही अल्प दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी काम में लिया तो हम इसकी इमेज देख पा रहे हैं, आवर्धित इमेज बन रही है, अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इसे आप आसानी से देख सकते हैं और मैंने सारी दूरियां दिखाई हुई हैं। पहले वाले लेंस से ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब बन रहा है V0 दूरी पर, और अभिनेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु की स्थिति हो गई UE पर। इसी तरह से ये पहले वाले लेंस की फोकस दूरी दिखाई हुई है और इसे हम कह देंगे VE। अभिनेत्र लेंस ने बनाई है ये वाली इमेज, तो इसे हम कह देंगे VE। तो आप दोनों डायग्राम को देख सकते हैं ध्यान से। इस डायग्राम को नाम देंगे हम A और ये डायग्राम को नाम देंगे हम B, क्योंकि पहले हमने वस्तु को बिना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के देखा था और फिर बाद में हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखा तो हमें वस्तु कैसे दिखाई दी, आवर्धित दिखाई दी। तो हम इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग बहुत ही छोटी वस्तु जैसे जीवाणुओं आदि का अध्ययन करने के लिए काम में लेते हैं। अब हम इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालेंगे। जिस तरह से हमने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाली थी, ठीक उसी तरह हम इसकी भी आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, और अल्फा बीटा अल्प होते हैं तो ये लगभग बराबर होता है tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। अगर हम फर्स्ट वाले डायग्राम से देखें तो फर्स्ट वाले डायग्राम से tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चित्र A से tan अल्फा होगा AB अपॉन OA। तो AB और चिन्ह परिपाटी से प्रकाश किरण इधर से आ रही है और दूरी हम इधर से नाप रहे हैं तो -d हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसी तरह से यहां दर्शन कोण बन रहा है बीटा। तो अगर मैं डायग्राम देखूं, डायग्राम में त्रिभुज देखूं E A डैश B डैश, तो मैं यहां लिख देता हूं त्रिभुज E A डैश B डैश में tan बीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tan बीटा होगा A डैश B डैश अपॉन E A डैश, और ये होगा A डैश B डैश अपॉन E A डैश। E A डैश की दूरी मैंने बताई थी अभी कितनी थी, UE थी। प्रकाश इधर से आ रहा है और मैं दूरी इधर से मेजर करूंगा, इधर से नापूंगा, तो UE किसका आएगा, ऋणात्मक आएगा चिन्ह परिपाटी से, तो -UE। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो हम आसानी से इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से मान इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं। तो यहां समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर ये आएगा m इक्वल्स टू tan बीटा A डैश B डैश अपॉन -UE, और tan अल्फा होगा AB अपॉन -D। तो इसे हम हल करेंगे तो ये आएगा
ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई इंटू माइनस डी अपॉन ए बी। तो ये होगा m इक्वल्स टू डी अपॉन यू ई और a डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो आप यहां देख सकते हैं a डैश बी डैश अभिदृश्यक लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ए बी वस्तु की ऊंचाई है। तो हम इसे लिख सकते हैं m इक्वल्स टू डी अपॉन यू ई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता हो जाएगी। तो अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता को लिख दिया मैंने m नॉट इक्वल्स टू अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता और m नॉट हो जाएगा v नॉट अपॉन u नॉट। लेंस के आवर्धन के सूत्र से हम जानते हैं लेंस का आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है m नॉट इक्वल्स टू v नॉट अपॉन u नॉट। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आ जाएगी m इक्वल्स टू डी अपॉन यू ई और v नॉट अपॉन u नॉट। तो ये कहलाती है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो सूत्र हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं डी अपॉन यू ई और इंटू वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो यहां हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आ रही है m इक्वल्स टू डी अपॉन यू ई वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो इसे आप देख के इजिली समझ सकते हैं ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन आ रहा है। इसी तरह से हम विशेष स्थितियां पढ़ेंगे। दो विशेष स्थितियां हैं, पहली देखते हैं हम विशेष स्थितियां। तो पहली है जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो अभिनेत्र लेंस के लिए प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? VE की वैल्यू होनी चाहिए माइनस डी होनी चाहिए। हम अंतिम प्रतिबिंब को कहां बनाना चाहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना चाहते हैं। तो अभिनेत्र लेंस के लिए जो VE का मान होना चाहिए, प्रतिबिंब की स्थिति होनी चाहिए वो माइनस डी होनी चाहिए और वस्तु की स्थिति वो हमारी माइनस UE पहले से ही है। तो लेंस सूत्र लगाते हैं। लेंस सूत्र से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन एफ ई अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है? एफ ई और 1 अपॉन वी वीई हो जाएगा माइनस के डी और ये माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई। तो इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन एफ ई इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू ई। अगर मैं इसमें d का गुणा कर दूं तो ये आएगा d अपॉन एफ ई इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन यू ई। तो मैंने इस इक्वेशन में d का गुणा कर दिया तो ये आ रहा है d अपॉन एफ ई इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस डी अपॉन यू ई। तो यहां से आप देख सकते हैं इजीली d अपॉन यू ई का मान मेरे पास आएगा d अपॉन यू ई आएगा m v नॉट अपॉन m u नॉट अपॉन v नॉट। यहां से u नॉट इधर गुणा होगा, v नॉट नीचे आ जाएगा तो m u नॉट अपॉन v नॉट। तो मैं यहां d अपॉन यू ई के स्थान पे लिख सकता हूं d अपॉन यू ई इक्वल्स टू ये प्लस का हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन एफ ई। तो d अपॉन यू ई के स्थान पे हम लिख सकते हैं m u नॉट अपॉन v नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस d अपॉन एफ ई।
तो यहां से m आएगा मेरे पास v नॉट अपॉन u नॉट, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस d अपॉन एफ ई। तो ये कहलाती है हमारी आवर्धन क्षमता किस स्थिति के लिए, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो ये तो एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया, और ये विशेष स्थिति वाला एक्सप्रेशन हो गया जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है हमारा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा है। तो उस केस के लिए आवर्धन कितना होता है, m इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इसी तरह से दूसरी स्थिति देखते हैं, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो यहां हम दूसरी स्थिति देख लेते हैं, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, जब वस्तु का हमें अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाना है तो वस्तु की स्थिति फोकस पर होनी चाहिए। हम जानते हैं जब लेंस के लिए वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अपने आप ही कहां बनता है, अनंत पे बनता है। तो हमें ये यहां ध्यान रखना होगा कि जो अभिदृश्यक लेंस अपनी इमेज बना रहा है a डैश b डैश, वो अभिनेत्र लेंस के फोकस पर बननी चाहिए। अगर a डैश b डैश इमेज अभिनेत्र लेंस के फोकस पर बनेगी, आप देख सकते हैं यहां पर ये अभिनेत्र लेंस था, और अभिनेत्र लेंस के लिए अगर वस्तु a डैश b डैश कहां पर है, ये फोकस एफ ई पर आ जाए तो अपने आप ही इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो हम कह सकते हैं अभिनेत्र लेंस के लिए, अतः अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु इसके फोकस पर होनी चाहिए, फोकस पर होनी चाहिए। तो यहां अगर मैं देखूं तो ये होगी u e इक्वल्स टू माइनस एफ ई। तो मैं यहां लिख भी सकता हूं, इस वाली इक्वेशन से आवर्धन हो जाएगा m इक्वल्स टू d अपॉन माइनस एफ ई और v नॉट अपॉन u नॉट। तो ये कहलाती है हमारी आवर्धन क्षमता किस स्थिति के लिए, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार तीनों आवर्धन क्षमता के सूत्र एक बार लिख देता हूं, तीनों स्थितियों के लिए। साधारण स्थिति जनरल केस के लिए लिख देता हूं, और दो हमने विशेष स्थिति पढ़ी इसके लिए भी लिख देता हूं। तो जनरल केस के लिए हमने आवर्धन क्षमता निकाली m इक्वल्स टू डी अपॉन यू ई वी नॉट अपॉन यू नॉट। ये हम इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने उसके लिए हमारे पास लिखा हुआ ही है। और जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, उस केस के लिए आवर्धन क्षमता हो जाएगी मोड ऑफ m इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो आप इसे तीनों स्थितियों को इजीली समझ सकते हैं।